इसके लिए उतना हम बस लेके चलेंगे। पहला है इसमें हेडिंग, फर्स्ट नंबर हेडिंग दिखिएगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। हेडिंग देखिए, पहला स्टेट ऑफ द स्टेट सिस्टम, सर, देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पर, स्टेट ऑफ द सिस्टम। हो गया। सर देखिए स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं साई, जिसे हम लोग कहते हैं साई। आपने इसे देखा होगा, जब आपने कभी श्रोडिंगर वेव कुछ लिखा होगा तो इसको देखा होगा, है ना, त्रिशूल जैसा बना होता है ये हमारा, और कहते हैं इसे हम साई। ठीक है, जो साई होता है, साई को एक मैथमेटिकल फंक्शन पहले माना गया था, ठीक है, बाद में इसे वेव फंक्शन नाम दिया गया। ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन हम अभी इसे नाम देंगे, है ना, जैसे आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा होता है ना, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैसे ही मान लीजिए साई है। साई हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन ले लिया जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। फिजिकली एक्सेप्टेबल मीन्स जो साई की जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी, सिंगल वैल्यू होगी और कंटिन्यूअस होगी एवरीवेयर। मतलब साई, अगर हम लोग साई बराबर ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, अगर हम ऐसा लिखते हैं, साई की हमने एक वैल्यू लिखी है, साई एक वेव फंक्शन है और हमने इसकी वैल्यू ये लिख दी है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये साई की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये सिंगल वैल्यू है। अगर हम इसे कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू दें तो कोई एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ठीक, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एक मीडियम के लिए काम कर रहा है तो दूसरे मीडियम के लिए भी ये वैल्यू काम करे। ऐसा नहीं कि एक मीडियम में ये वेव फंक्शन का वैल्यू काम करे, दूसरे मीडियम में काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारा मतलब यह है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, कोई भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैसे हम बताते हैं, वेव फंक्शन साई की हेल्प से। ठीक है, साई को मैथमेटिकल फंक्शन भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक साई का वैल्यू दे दिया गया है। साई के लिए हमें सिर्फ तीन बात हमें जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब क्या, इसकी वैल्यू सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, साई हमेशा फिजिकली एक्सेप्टेबल कब होगा, जब साई की वैल्यू सिंगल वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू की, और हर जगह ये कंटिन्यूअस रहेगी, है ना, यानी एक मीडियम में काम करेगी तो दूसरी मीडियम में भी ये काम करेगी। जैसे किसी मीडियम में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, किसी में पोटेंशियल की वैल्यू v है, तो ये नहीं है कि इसकी वैल्यू साई की वैल्यू चेंज कर जाए। ठीक है ना, साई की वैल्यू कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, बात क्लियर हुआ हमारा। यस सर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम को दिखाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, वेव फंक्शन साई की। वेव फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ही फिजिकली एक्सेप्टेबल हो सकता, मतलब फिजिकली एक्सेप्टेबल मतलब हम इसे वेव फंक्शन साई कब कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं जब इसकी वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले और कंटिन्यूअस वैल्यू मिले सभी जगह पर। ठीक है, चाहे हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल लें, डी साई बाई डी एक्स निकालें, तो भी हमारे पास ये सब, ये पूरी कंडीशन ये फॉलो करे, तभी ये वेव फंक्शन साई कहलाएगा। सर अगर इसमें से एक भी नहीं तो नहीं फॉलो नहीं कहलाएगा, किया तो? नहीं कहलाएगा तब। ठीक है, ये एकदम कंडीशन अप्लाई है। और ध्यान दीजिएगा, जितनी चीजें अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें थर्ड ईयर केमिस्ट्री में दोबारा आएंगी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और ये आपका पहला चीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला है सेकेंड ईयर में जो आप क्वांटम मैकेनिक्स अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गया ना, तो ये क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके आगे अगर पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, सब जगह ये आता रहेगा, आपका साथ न छोड़ेगा। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बताए। सिंगल मतलब एक वैल्यू होगी, ठीक है। सिंगल वैल्यू मतलब एक वैल्यू मिलेगी सर ये आपको। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस मतलब एक रीजन में काम कर रहा है तो दूसरे रीजन में भी काम कर रहा है। जैसे एक मीडियम है जिसमें पोटेंशियल 0 है, एक दूसरा मीडियम है जिसमें पोटेंशियल V है, ठीक है। तो दोनों में इसकी वैल्यू काम करी, ये नहीं कि पोटेंशियल अरे मीडियम चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं। ये सभी मीडियम में कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। बताइए आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक, यस सर। लिखेंगे इसमें लिखिए। हाँ, मतलब साई डिपेंड किस पे कर रहा है तब अपना? साई किस पर डिपेंड करता है? साई वेव फंक्शन होता है, तो साई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन चल रहा है तो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। जैसे ये टर्म दे दिया है a sin n पाई x बाई एल, ठीक है। तो ये x जो दिया गया है ना साई के लिए, वो एक्स एक्सिस के लिए दिया गया है। अभी हम कैसे प्रोपोगेट करता है वो हम आपको आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन साई किस पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर एक्स पर डिपेंड करता है, जिस एक्सिस पर चलेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए इसमें टू डिफाइन, टू डिफाइन a quantum mechanical system, a quantum mechanical system, we consider a complex mathematical function psi, mathematical function psi, which must be physically acceptable, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। फिजिकल एक्सेप्टेबल मीन्स the wave function psi and its derivative must be finite, कॉमा लगाइएगा, सिंगल वैल्यूड हो गया, एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक। चलिए ये हो गया आपका सेकेंड हेडिंग है। सेकेंड नंबर ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर, है नहीं, देखिएगा ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। हो गया। यस सर। जी, ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर होता क्या है? ऑब्जर्वेबल मतलब हमारे पास कोई संख्या ले लेते हैं, 2 3, दो ऑब्जर्वेबल ले लेते हैं, एक ऑपरेटर लगा देते हैं प्लस, तो 2 3 5 हो जाएगा, है ना। एक्स ले लेते हैं एक वेरिएबल, इंटू वाई ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स वाई, तो ये प्लस ये मल्टीप्लाई क्या होगा, ऑपरेटर होगा। 2 3 या एक्स वाई क्या होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। क्लियर है? ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर क्या होते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखा दिया। देखिए, अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जो भी वेरिएबल कोई एक्स वाई, ठीक है, वेरिएबल देख रहे हैं, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं ऑब्जर्वेबल।
वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं ऑब्जर्वेबल। और इनको ऑपरेट कराने के लिए भाई हम प्लस करा सकते हैं ऑपरेशन, माइनस करा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, डिवीजन करा सकते हैं, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये सभी ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, इनको ऑपरेट कराने के लिए एक ऑपरेटर की हमें जरूरत होती है। बात क्लियर हुआ कि ऑब्जर्वेबल क्या है और ऑपरेटर क्या है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वेबल भी चाहिए, यानी एक कोई वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी भी चाहिए और ऑपरेटर भी चाहिए। ऑपरेटर मतलब क्या, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें ऑपरेटर कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे, लिखिए इन क्वांटम मैकेनिक्स variable physical quantity are known as observable सर फिर से रिपीट करिए। in quantum mechanics variable physical quantities are known as observable। हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे डायनेमिक वेरिएबल ब्रैकेट बंद and corresponding to each observable there will be differential Hermitian operator, there will be differential Hermitian operator। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ठीक है, क्या होता है अभी आप जान लीजिए। एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर किसे कहते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है उसे हम थोड़ी देर में भी बताएंगे, डेरिवेशन के थ्रू भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप, आगे लिखिए। लेट अस कंसीडर A is an observable and corresponding to it operator is a cap। ठीक है, ऑपरेटर इज ए कैप। ये हमने लाइन लिखा है ऑब्जर्वेबल कोई ए है, ऑपरेटर कोई ए कैप है। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, तो थर्ड थर्ड नंबर हेडिंग लिखेंगे मेजरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मेजरमेंट। हो गया, यस सर। ठीक है।
अभी हमने बताया था कि ऑपरेटर जो है ए कैप है। देखिए कोई ऑपरेटर ए कैप लिया, ऑपरेटर ए कैप का मतलब क्या, ये डी बाई डी एक्स भी हो सकता है। ऑपरेटर मतलब क्या, ये डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है भैया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कोई भी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हमने वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट किया। ठीक है, मान लीजिए ये डिफरेंशिएशन होता है और साई को हमने डिफरेंशिएट किया। भाई डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, डिफरेंशिएशन की, और साई आर टी हमारे पास एक्स्ट्रा में बच जाएगा। ये कब होगा, जैसे साई की वैल्यू साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई के पावर कोई आई एक्स टर्म होता तब। ठीक है, साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई के पावर कोई आई एक्स वाला टर्म होता। ठीक है, या खाली ई के पावर आई एक्स वाला टर्म होता। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ डिफरेंशियल की वैल्यू और फिर साई ऑफ एक्स आ जाएगा। लिख लीजिए, अगर साई ऑफ एक्स है यहाँ पर और हम क्या करें, डी साई बाई डी एक्स लिखते हैं। डी साई बाई डी एक्स क्या होगा भैया बताइए, किसी को आता है ये वाला डिफरेंशिएशन, बोलो भैया। अरे हाँ हाँ बताइए, माइनस आई ई के पावर आई एक्स, क्या माइनस आई एक्स, क्या आएगा, माइनस आई आई और ई के पावर माइनस आई एक्स, ई के पावर माइनस आई एक्स। जरा देखिए हमारे पास क्या था, देख लीजिए, बहुत अच्छे, ये हमने वेव फंक्शन साई लिखा था और ये हमने एक फॉर्मूला लिख दिया है, साई आर टी। आर क्या है, आर का मतलब होता है पोजीशन स्पेस। ठीक है, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आर की जगह हम रख सकते हैं, और अगर टाइम का टर्म दिया है तो टी की जगह रख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई वेव फंक्शन साई ले लिया, साई की वैल्यू मान लेते हैं ई के पावर माइनस आई एक्स होता है, उस पर हमने कोई ऑपरेशन कराया, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन कराया, हमारे पास क्या मिला, एक आइगन वैल्यू मिली, ए एन जो होता है वो आइगन वैल्यू, यहाँ पर माइनस आई क्या मिल गया, आइगन वैल्यू, और साई आर टी, साई आर टी ये था, साई आर टी ये था। देखिए हमारे पास ई के बार माइनस आई एक्स ये है, ई के बार माइनस आई एक्स ये है, मतलब साई आर टी जैसा का तैसा उतर गया, साई आर टी जैसा का तैसा उतर गया, और यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन के बाद एक आइगन वैल्यू ए एन मिल जाती है। सही है, तो अब क्लियर हुआ कि ए कैप क्या होता है, तो ए कैप आपका क्या है, ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन कराएगा। साई आर टी क्या है, साई आर टी हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी जो कि किसके टर्म में होती है, एक्स वाई जेड के टर्म में हो सकती है और टाइम पीरियड टी के टर्म में हो सकती है। ठीक है, तो हमने साई की एक वैल्यू ले ली, उस पर एक ऑपरेशन करा दिया, हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक आइगन वैल्यू मिली, ए एन जो होता है वो आइगन वैल्यू होता है, और साई आर टी फिर से मिल गया। देख लीजिए, सही है ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मेजरमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला हटा दें, नीचे वाला सिर्फ एक एग्जाम्पल था। देखिए घबराइएगा नहीं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हमने कहा था 4-5 हेडिंग आपकी ऐसी आएगी जो कि अभी सिर्फ आप फॉर्मूले को डेवलप कर रहे हैं, हम कहेंगे ये आपने फॉर्मूला डेवलप किया है, बस बताया है, अभी आपने इसका यूज नहीं सीखा है। जब आप यूज सीख जाएंगे, जब आप पहली बार पढ़ रहे थे क्लास 7th में a प्लस बी का होल स्क्वायर जब पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे पढ़ा था जब आपने, तो कहते अरे सर क्या लिखवा रहे हैं, पता नहीं ये स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता क्या है आखिर, है ना, क्लास 6-7 से ही लगभग ये पढ़ाया जाता है ना, तो ऐसे पढ़ाया गया होगा, आप संशय में आ गए होंगे अरे भैया ये क्या आ गया है। ठीक है, लेकिन जब आपने इसका यूज सीखा, कई सारे इससे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो फिर आप कहे नहीं ये काम की चीज है ना, ऐसे मन में ख्याल आता होगा ना। तो पहली बार आपने ए प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेशन पढ़ा था, ए प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेशन जब आपने पढ़ा था पहली बार, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा डेरिवेशन करा क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, लेकिन जब आपने यूज किया होगा तब तो इसका वैल्यू पता चल गई, है ना। तो अभी आपने इसका यूज नहीं किया है, ठीक है, अभी आप इसे सीखने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान ना हो। ठीक है, सब चीजें बाद में धीरे धीरे करके जब आप यूज करने लगेंगे तो आपके काम आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग हो गया मेजरमेंट, इसमें लिखेंगे, लिखिए इफ इन
पोजीशन स्पेस psi rt is a state function of quantum mechanical system, then it is measured by as follow. ये लिखिएगा, ये लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपके मैथ में आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होता है, आपने इसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? मैथ में आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। या नहीं नाम सर अभी नहीं पढ़े ना, हम आपको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वो हालांकि मैथमेटिकल टर्म होता है, लेकिन फिर से हम फिर भी पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए नहीं पढ़ा होगा, बाद में पढ़ाएंगे सर, जब भी आपके कोर्स में आएगा तो हम पढ़ा देंगे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होता है। हो गया? लिखेंगे नीचे लाइन से, एबो इक्वेशन is known as eigenvalued equation। हो गया? नीचे वाली लाइन से लिखिएगा, here a cap, ऐसे लिखिएगा, here a cap बराबर ऑपरेटर, ए कैप बराबर ऑपरेटर, नीचे वाली लाइन से साई आर टी बराबर स्टेट फंक्शन, हो गया। उसके नीचे ए एन बराबर आइगन वैल्यू, EIGEN, आइगन की स्पेलिंग EIGEN, आइगन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। हो गया? आगे बढ़ाए, बोलो भैया। यस सर। चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट। देखिए जरा, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट। अगर हम कहें कि किसी भी मीडियम में या किसी भी रीजन में, रीजन मतलब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी भी रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा जहां होगी, उसे हम प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम कहें कि किसी एटम में
इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? बताइए। किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में सर। कहाँ पर? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? ऑर्बिट में सर। हाँ, ऑर्बिट में पाए जाएंगे, ये तो सही बात है। न्यूक्लियस थोड़ी ना पाए जाएंगे। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टकराया तो खत्म हो जाएगा न्यूक्लियस से। चलिए, तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट की हेल्प से किसी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में पार्टिकल के पाए जाने की सबसे ज्यादा जो संभावना होती है उसे हम बता पाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। जैसे अगर हम एटम के केस में देखें तो एटम के केस में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो आपके ऑर्बिट्स पे होती है ना, ऑर्बिट पे होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आप उस ऑर्बिट ऑर्बिट के सेक्शन को बता पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन का केस निकाल रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनों के लिए वो ऑर्बिट का केस बता पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब आप कहेंगे सर ई का आप बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इससे नहीं होता है, तो इससे होता है। आपको शायद याद होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर, ये पढ़ा था? बताइए। यस सर। ठीक है, तो उसमें वेव फंक्शन साई क्या होता था? किसी को याद है? चलिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर आपने नाम सुना है तो भी हम आगे उसको बढ़ा दे रहे हैं। सुनिए, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर क्या होता है। देखिए, जो साई होता है, साई एक मैथमेटिकल फंक्शन पहले बनाया गया था साई को, जो कि जैसे कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बनाए जाते थे ना, वैसे ही साई को भी बनाया गया था मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या हुआ आगे कि फिर जब हमने इसके मोड का स्क्वायर देखा, देखिए साई इंटू साई यानी साई का स्क्वायर होगा कोई, ठीक है, और मोड का स्क्वायर। साई का जो स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी देता है, वो साई का स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी देता है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम बात भी तो वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो हमने प्रोबेबिलिटी ही निकाला है, यहाँ पर भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है, और यहाँ पर वेव फंक्शन साई का हम स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। देख लीजिए, है ना। तो इस फॉर्मूले से भी तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है, इस फॉर्मूले से भी तो प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए करेंगे, अपने क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, कैसे करेंगे वो इसका यूज हम बाद में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, बाद में इसके यूजेस धीरे धीरे करके आ जाएंगे आपको। ठीक है, हेडिंग हो गया है? हेडिंग हो गया भैया? चलिए लिखेंगे इसमें फॉर गिवन, देखिए फॉर गिवन quantum mechanical system, quantum mechanical system, the probability of finding the particle at any instant position space is, ये लिखिएगा, ये लिखा है हमने, लिखकर इसको डब्बे में पोजीशन स्पेस इज, ये लिख लीजिए। पूरा लिखें? हाँ पूरा लिखिए, ये डब्बे में हमने देखो पैक कर दिया इसलिए ताकि आप लिख सको। सर ये आई का यूज क्या है? किसका? सर जो ए आई है। AI, देखिए हम इसे प्रोबेबिलिटी से भी दिखाते हैं, या
किसी नंबर के ith स्टेट की प्रोबेबिलिटी से भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो a माना है, a है क्या, a यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो ith टर्म के साथ जुड़ा है। अभी इसकी वैल्यू हमें नीचे लिखवानी है। ठीक है, अभी फिलहाल अभी इसे लिख लीजिए, तो उसका इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो बता रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल समय भी ज्यादा हो गया है तो इसे हम थोड़ा सा रोकेंगे क्लास सर ये डी टाउ क्या डी टाउ मतलब क्या होता है? अच्छा, डी टाउ क्या होता है? जैसे हम लोग ना जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो जिसे x के रिस्पेक्ट में कहते हैं dx लिखते हैं, है ना, y के करते हैं तो dy करते हैं, तो वही हमने डी टाउ लिख दिया है। डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर टाउ की जगह dx रख सकते हैं। अगर आप x की टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो यहाँ dx कर दीजिएगा। ठीक है, y की टर्म करेंगे तो dy, और z की टर्म करिएगा तो dz कर दीजिएगा। और सर अभी आगे इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, मतलब हाँ, तो मतलब कि आपको एक लिमिट दी जाएगी। जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम दिया जाएगा ना, उसके लिए आपको लिमिट दिया जाएगा। अभी हम इसके प्रॉब्लम को करवाएंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कराएंगे। तो जैसे दीजिएगा 0 से लेकर a तक करिए, -l से +l करिए। ठीक है, तो इसलिए हम लिमिट जो फॉर्मूले दिखाते हैं वो -∞ से +∞ तक सभी के लिए लागू होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक, आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू दी जाएगी, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है इसकी वैल्यू दी जाएगी, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसकी वैल्यू भी दी जाएगी आपके क्वेश्चन में। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, इसे हम यहीं रोक देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपका क्लास, हाँ बताइए। हमारी आवाज आ रही है भाई आप लोग तक? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने कुछ लिखा है, साफ दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट पढ़ाया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट में ये थोड़ा सा भाग बाकी रह गया था। ठीक है, हमने वे फंक्शन साई लिखा है। ये वे फंक्शन जो साई होता है, ये साई की वैल्यू क्या होती है? ये जो साई है ये वैल्यू इस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। किस पर? ये होता है अलजेब्रिक सम। हेलो हाँ बताइए। सर, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो। यस सर। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट किसको पूछना था बताइए? दीपक। अच्छा दीपक। अच्छा भैया, तो आप नहीं आए थे क्या उसमें? सर आए थे लेकिन सर थोड़ा समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो दीपक, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना तो इसको हम बता लें। ठीक है, इसको बताने के बाद फिर से पढ़ा दे रहे उसको। ठीक है ना? हाँ भी नहीं बोलेगा, देखो जहाँ हाँ नहीं बोलोगे नहीं पढ़ेंगे आपका दोबारा, मत बोलो। ठीक सर। ठीक है, चलो देखो, साई जो होता है हमारे पास वेव फंक्शन जो होता है अलजेब्रिक सम। एक चीज और दीपक, जब हम जिसे एक चीज समझाने लगे, ठीक है, इसको समझा लें
फिर मिटाने लगे तो आप उसी को में पूछ लिया कीजिए। एक चीज समझा दे रहे, टोका मत करिए, सुबह 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 टोका नहीं जाता, उससे काम खराब हो जाता है। ठीक है, बढ़िया काम होता होता। तो साई की वैल्यू क्या होती है, A1 साई 1। ठीक है, जहाँ A1 क्या हो सकता है, A1 कोई कांस्टेंट हो सकता है और वो मैथमेटिकल साई 1 के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, A2 साई 2 हो सकता था, तो A2 साई 2, A3 साई 3, A1 साई 1 तक हो सकता है। इन सबका सम भी कोई वेव फंक्शन हो सकता है, जहां पर ये साई 1 साई 2 साई 3 साई भी हो सकता है। स्टेट फंक्शन ऑफ ith कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे स्टेट फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट से स्टेट फंक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, स्टेट फंक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट, स्टेट फंक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, ऐसे कह सकते हैं। हमने बार बार साई स्टार लिखवाया है। साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन साई। साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन साई। मतलब जो भी साई की वैल्यू रहेगी, ई के पावर आई एक्स के साई, अगर हम लोग लिखते हैं साई इक्वल टू ई के पावर आई एक्स, तो साई स्टार क्या होगा, ई के पावर माइनस आई एक्स। ठीक है ना, इसका साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। अगर हमारे पास साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो, हम आपको ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आगे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, देखिए साई स्टार और साई इन दोनों का जो मल्टीपल होता है विथ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू अगर कहेंगे हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहेंगे हमारे जो वेव वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कीजिए, तो अभी हम वो क्वेश्चन बताएंगे कैसे आपको करना है। फिलहाल अभी एक कंडीशन बाय फॉर्मूला आप देख लीजिए, इस फॉर्मूले को हम अलग से भी बताएंगे आपको। ठीक है, हमारे पास जो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ बराबर 1 हो जाए। ठीक है, अगर इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारे पास जो तो देखो दीपक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर हम लोग आ गए। तो P बराबर P लिखे या AI का मतलब तुम मतलब प्रोबेबिलिटी की कोई वैल्यू होगी तो उसको हम ये नहीं आता। सर हाँ भाई, साफ साफ दिख रहा है, बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसे यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए पहले, तब तक सब कोई आ जाए तो हम बताना शुरू करें, है ना। आप सभी लोग इसे लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी लोग, इसको लिख लीजिए। देखिए, हमारे पास जो साई होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है सभी वेव फंक्शन का।
ठीक है, विथ दियर कांस्टेंट A1 psi1 जैसे, A2 psi3 जैसे, A3 psi3 जैसे। psi1 क्या है, स्टेट फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और A1 क्या होगा इसका कांस्टेंट, psi2 क्या होगा स्टेट फंक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। जैसे साई स्टार जो लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई होता है। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ की वैल्यू अगर 1 होगा तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा, और अगर 0 होगा तो वो ऑर्थो। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, देखो दीपक, ये था P इक्वल टू ए आई इक्वल टू मोड में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ का फुल स्क्वायर डिवाइड बाय मोड में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ। ये हमारे पास फॉर्मूला था। सर ए आई को नीचे जब देखिए तो हमारे पास डिवाइड बाय माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ, ये वैल्यू दी गई थी। ठीक है, ये वैल्यू दी गई थी आपके पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, हमने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन लगाकर इस पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को 1 कर दिया है, तो नॉमिनेटर में पी की वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर ही बच जाएगा। ठीक है, हमने बस इतना ही आपको कहा है। सही है? यस सर। तो ये टर्म्स को हटा देते हैं, आपको यहां से यहां तक लिखना था। हो गया है तो आगे बढ़ाएं। बोलो भैया, Yes, आगे sir. बढ़ाएं। Yes, sir. ठीक, ठीक है, आगे बढ़ाने से। यस सर। ठीक है ना? सही है भाई, दिख रहा है आप हाँ लोग को? सर। हाँ ठीक सर। है, देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन लिखा है P इक्वल टू ए आई, हमारे पास सिर्फ नॉमिनेटर टर्म बच गया था, मोड में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ। ठीक है, ये वैल्यू बची थी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास नॉन डिजेनरेट केस का एक इक्वेशन है। ठीक है, नॉन डिजेनरेट होते क्या है, सिंगल स्टेट विथ सिंगल एनर्जी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्टेट है उसके पास सिर्फ एक एनर्जी हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन डिजेनरेट केस। ठीक है, और अलग अलग स्टेट हो और उन सबकी सिंगल एनर्जी हो, या फिर हम कहते हैं सेम एनर्जी, उसको सेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेम एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 10 स्टेट हो, 10 की एनर्जी अगर सेम हो तो उसे हम लोग कहेंगे डीजेनरेट केस। ये नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, शायद बेसिक फर्स्ट ईयर में ये आपने पहली बार शायद नाम सुना हो, लेकिन ये आगे हमेशा आता रहेगा। केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, बार बार आपको नाम दे देगा, इट इज डीजेनरेटेड सिस्टम। डीजेनरेट मतलब अगर 10 सिस्टम होंगे तो 10 की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, बार बार डीजेनरेसी डीजेनरेसी नॉन डीजेनरेट केस डीजेनरेट केस ऐसा नाम आता है। डीजेनरेसी मतलब यही होता है कि डिफरेंट स्टेट जिसमें सबकी एनर्जी सेम हो, वही आपका डीजेनरेट केस कहलाता है। इसे लिख लीजिए। आज भर में सारे फॉर्मूले डेवलप। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे 5वां नंबर। नेक्स्ट हेडिंग आपका टाइम इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। लिख लीजिए हेडिंग।
हो गया हेडिंग? बोलो भैया। Yes, sir. ठीक, यस सर। ठीक, तो आगे बता रहे हैं। जरा देखिए, हमारे पास देखिए टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है। अगर हमारे पास कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो जिसमें टाइम का टर्म दिया हो, जैसे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आगे पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो दो फॉर्म में दिया जाता है, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दूसरा दिया जाता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, जब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपके पास लास्ट में फॉर्मूला एच कैप साई बराबर ई कैप साई आएगा। ये भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ये सब जान लीजिए, ये जो फॉर्मूले जितने भी लिख रहे हैं वो सब हम आगे आपको डेवलप कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बना लेंगे। जहाँ एच कैप क्या है, तो एच कैप हमने लिखा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिपेंडेंट फॉर्म सॉल्व करेंगे तो एच कैप की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर ई कैप साइज बराबर ई कैप साइज दिया है। ई कैप क्या होता है आपका एनर्जी ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू होती है आई एक्स और डेल बाई डेल टी। साई तो आप जानते हैं आपका पास स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, साई क्या होता है आपका स्टेट फंक्शन होता है। लिख देंगे साई बराबर स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। ठीक है, नेटवर्क चलिए देख लीजिए। बीच में किसी का कॉल आ जाता है ना तो यहाँ से कट जाता है। अब तुरंत उसका कॉल काटो, फिर आप लोग अभी और लिखेंगे तो फिर इसका हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने सब वैल्यू लिखवाया है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी वैल्यू ये आपके पास आएगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अभी हम सारा डेरिवेशन कराएंगे, उसमें सारा ये चीज आ जाएगा। अभी क्या लिखना है, आगे आपको सिर्फ नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो लिख रहे हैं उसके लिए हेडिंग बना के चल रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे। ये हेडिंग हो गया ना, इसके नीचे लाइन्स लिखिए। any quantity, देखिए any quantity which vary with time will, then it will be Sir, with time? then it will be सर फिर से रिपीट करिए। क्या कर दे, अरे बाप रे, बोलिए फिर से दोबारा। सर रिपीट करने को बोल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देन इट विल बी, पूरा रिपीट कर दे रहे, सुनिए। एनी क्वांटिटी विच वेरी विथ टाइम, हो गया, देन इट विल बी गिवन बाय Schrodinger time dependent wave equation, wave। ठीक है, इसे लिख लीजिए नीचे वाले लाइन से। आप लोगों में से बोला है रिपीट कर दीजिए जो देखिए, हम ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखवा रहे बोर्ड पर, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, लिखते चलिए, लिखते लिखते हो भी जाएगा और आसानी से समझा भी पाएंगे फटाफट। ठीक है ना, लिखते चलिए तब तक।
हाँ भैया, थोड़ी देर के लिए आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से लिखिएगा, ठीक है। हाँ जरा देखिए, ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है। अगर हम मान ले हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई एम और साई एन, ठीक है, आर द वेव फंक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग mth एंड nth स्टेट, मतलब एमवा मतलब पांचवा हो सकता है, एनवा मतलब छठवा भी हो सकता है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है। तो साई स्टार को हमने m के साथ और साई को n के साथ ले लिया है, डी टाउ बराबर डेल्टा एम एन हमने लिख दिया है, डेल्टा ये क्रोनेकर डेल्टा हमने बना लिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कोई डेल्टा आती है, डेल्टा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 होगी, 1 होगी तो अभी हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगा, अगर 0 होगी तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, जैसे हमने कोई वेव फंक्शन साई लिया है, ध्यान दीजिए, वेव फंक्शन अगर हमने साई लिया है, अगर साई की वैल्यू a sin n पाई x बाई l अगर ये होती, देखिए वेव फंक्शन साई है, अगर इसकी वैल्यू a sin n पाई x बाई l हो, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है जो कि माइनस आई को प्लस आई या प्लस आई को माइनस आई में कन्वर्ट करे, तो साई जो होगा उसकी वैल्यू साई स्टार के बराबर होगी, सही है, बताइए, बोलो भैया, सही है ना। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो भी यही आएगा ना, क्या कुछ और आएगा, बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो कि कुछ नहीं समझ में आया सर। सर फिर से बताइए। हमने ये कहा कि ये साई की वैल्यू इतना हमने दे दिया, ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो यही रहेगा या बदल जाएगा, वही रहेगा सर। वही रहेगा ना, यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ith कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और अगर ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, बात क्लियर है, ठीक है ना। बोलो भैया, अब हाँ बोलो कि ना बोलो, सही है ना। और अगर दूसरा हम ले लें कि साई की वैल्यू अगर हम ले लें e के पावर आई एक्स ले लें, अगर साई की वैल्यू ए के पावर आई एक्स है तो साई स्टार क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा, बताइए, यस ठीक सर। है। तो अगर देखिए साई एम और साई एन अगर बराबर ना हो, साई एम और साई एन बराबर ना हो, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे हमारा जो वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। जैसे देखिए हमने साई की वैल्यू ले ली, साई एन की जगह ये रख दे, साई एन की जगह ये रख दे, और साई स्टार एम की जगह इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रख दे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए के पावर माइनस आई एक्स हो जाएगा, सही। अगर हम कहें ये है साई एन, ठीक है, कोई साई एन लिया और साई स्टार एम ए के पावर माइनस आई एक्स हो जाए, ठीक है, ए के पावर माइनस आई एक्स हो जाए, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, अगर दोनों बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर दोनों बराबर नहीं है और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी तो हमारा वेव फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल, बात क्लियर हुआ, बोलो भैया, यस सर। ठीक है। यही हमें समझना है कि अगर देखिए m और n दोनों बराबर नहीं है और इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अगर m और n बराबर हैं, जैसे हमने साई की वैल्यू लिया था a sin n पाई x बाई l, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है, यानी m और n दोनों बराबर होते हैं। अगर m और n दोनों बराबर होगा और इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आएगी तो वो कहेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, सही है, बताएं भाई, यस बोलो भैया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल परेशानी वाला नहीं है कि आप ना कर पाए, इसे आप कर लीजिए पूरा, फटाफट कीजिए। हाँ ये सर। ना पूछना, अरे हम करें ये वैल्यू, ये मतलब ये वैल्यू डेल्टा एम एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए डेल्टा एम के बाद हमने इसको लिख दिया, डेल्टा एम एन की वैल्यू 0 हो सकती है, डेल्टा एम एन की वैल्यू 1 हो सकती है। डेल्टा एम एन की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, डेल्टा एम एन की वैल्यू 1 होगी सर जब तो ये आप दोनों बराबर होंगे। डेल के हाँ
क्या हुआ? mn और n की वैल्यू सर बराबर रखेंगे सर, वहां पे जीरो का जीरो नहीं होगा। हाँ देखिए, कोई वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कोई वेव फंक्शन और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दोनों अगर बराबर होते हैं, ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो m बराबर n लिखेंगे, ठीक है, समझे ना। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो m नॉट इक्वल टू n लेंगे, सही है। और बराबर कैसे होंगे, बराबर कैसे नहीं होंगे, इसके लिए हमने बता दिया भाई, अगर किसी में इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो वो बराबर कभी नहीं हो सकते, वेव फंक्शन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बराबर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों क्या हो, अगर बराबर हो, जैसे इसमें ith कोई कंपोनेंट ना हो तो m और n बराबर होंगे और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। हो जाए तो बताइए। हेलो सर। जी बताइए। सर जो इंटीग्रेशन के आप अंदर ले रहे हो वो साई एन ले रहे हैं, तो एम का कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो वहाँ साई एम होगा ना। अच्छा, हम हमें लगा कि आप लोग की ये दिक्कत होगी। आप यहाँ चाहते साई स्टार m ले लें, हम यहाँ पर भी m ले लें, यही ना। हाँ सर। देखिए इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा। हम इससे चाहते तो दोनों को, इसको साई स्टार m n लेते, इसको भी n लेते, या इसको भी m ले लेते, इसको भी m ले लेते, ठीक, ये हाँ चीज, सर, कोई एक लेते हैं। ठीक। तो हमें उस समय में क्या दिखाना होता, साई स्टार m इज नॉट इक्वल टू साई n, तब हमें दिखाना होता। या तो वैसे दिखाइए या तो ऐसे दिखाइए। जैसे अगर हम ये लिख लिया आप लोग ना, हम इन दोनों को m और इसको m कर दें, तो यहाँ जो कंडीशन दिखाएंगे ना, तो यहाँ साई स्टार m इज नॉट इक्वल टू साई m, तब ऐसे दिखाएंगे, सिंपल। चाहे वैसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, ठीक है। कंडीशन हमेशा ही m और n बना दी जाती है, इसलिए हमने जनरली उसका यूज किया है, ठीक है, वरना आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक। ठीक है सर। चलिए, तो मन में दुविधा मत रखिए, चीजें वही हैं, ठीक है। अब हम उसको साई की टर्म दिखा दी या m और n की टर्म दिखा दी, मतलब वह कुल वही रहेगा कुल मिला के, ठीक हो गया। यस सर। तो नीचे वाला लाइंस लिखिएगा। देन द टू वेव फंक्शन, ये दोनों वेव फंक्शन साई m एंड साई n, are said to be orthogonal to each other, हो गया। orthogonal to each other हो गया भैया। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. इसे यहां तक लिख के रोक दीजिए। अब नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट